गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंटिन्यूइंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, आज बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की। फर्स्ट इज सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज फिंगरप्रिंट रीजन। सबसे पहले हम लेते हैं सिलेक्शन रूल फॉर आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। किसी पदार्थ के द्वारा आईआर रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन तभी संभव है जब इसके कणों का ऑसिलेशन करता हुआ डायपोल मूवमेंट आईआर रेडिएशन के ऑसिलेशन करते हुए इलेक्ट्रिक वेक्टर के साथ इंटरैक्शन करता है। इस प्रकार का इंटरैक्शन तभी संभव है जब अणु में कंपन के एक छोर का डायपोल मूवमेंट दूसरे छोर के डायपोल मूवमेंट से बिल्कुल भिन्न हो। किसी पदार्थ के द्वारा आईआर क्षेत्र की तरंगों का अवशोषण उसमें होने वाली कंपन की प्रकृति पर, नेचर ऑफ वाइब्रेशंस पर निर्भर करता है। यदि वाइब्रेशन सेंट्रोसिमेट्रिक है अर्थात केंद्रीय सममित है तो उस पदार्थ के द्वारा इंफ्रारेड रीजन की रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन नहीं किया जाएगा। अगर सेंट्रोसिमेट्रिक है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। इसके विपरीत अगर वाइब्रेशन सेंट्रो एसिमेट्रिक है अर्थात केंद्रीय असममित है तो उस पदार्थ के द्वारा आईआर विकिरणों का अवशोषण किया जाएगा। यही कारण है कि लगभग सभी क्रियात्मक समूह आईआर रीजन की विकिरणों का अवशोषण करते हैं क्योंकि इनके कंपन सेंट्रोसिमेट्रिक नहीं होते हैं। सममित प्रॉपर्टीज एक पदार्थ के अणु के लिए ठोस और विलगित निकाय में अलग अलग होती है। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में मुख्य रूप से विभिन्न वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल के बीच में ट्रांजिशन होता है। यदि ट्रांजिशन वाइब्रेशन के ग्राउंड एनर्जी स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में होता है तो प्राप्त बैंड फंडामेंटल बैंड कहलाते हैं। इस बात को ध्यान से समझिएगा। यदि ट्रांजिशन वाइब्रेशन के ग्राउंड एनर्जी स्टेट से प्रथम एक्साइटेड स्टेट में होता है तो जो बैंड मिलेंगे दे आर नोन एज फंडामेंटल बैंड, और ये फंडामेंटल बैंड शार्प बैंड होते हैं। यदि ट्रांजिशन ग्राउंड एनर्जी लेवल से सेकंड या थर्ड एनर्जी लेवल में होगा, सेकंड या थर्ड, ग्राउंड से जाएगा सेकंड या थर्ड एनर्जी लेवल में होता है तो उससे प्राप्त बैंड ओवरटोन कहलाता है, और ओवरटोन जो होता है वो कम शार्प होता है। एक पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में एक से अधिक फंडामेंटल बैंड पाए जाते हैं और इनकी संख्या उस अणु की डिग्री ऑफ फ्रीडम के बराबर होती है। डिग्री ऑफ फ्रीडम के एक अणु में कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? एक अणु में 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम पाई जाती है। मतलब 3n डिग्री ऑफ फ्रीडम ये किस किस के बराबर, योग के बराबर होती है? ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम प्लस वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम। और n क्या है यहाँ पर? n अणु में उपस्थित कुल परमाणुओं की संख्या है। एक विलगित निकाय में केवल ट्रांजिशनल स्वतंत्रता की कोटि ही पाई जाती है। अगर एक परमाणु ही है तो सिर्फ जो है वो ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम पाया जाएगा। रोटेशनल और वाइब्रेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम में नहीं पाई जाएगी। एक अणु सदैव 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रखता है। कौन कौन से? क्योंकि 3 डायरेक्शंस हैं, एक्स, वाई और जेड, 3 एक्सिस पर, तो इन तीनों एक्सिस पर 3 ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम रखेगा। तो अगर हम बात करें लीनियर मॉलिक्यूल की तो लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कुल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाएगी? 3n माइनस 3 किसके लिए? 3 हो जाए, 3 यहाँ पर माइनस करा है हमने ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए, -2 क्योंकि इसमें लीनियर मॉलिक्यूल में 2 रोटेशनल डिग्री ऑफ मोशन डिग्री ऑफ फ्रीडम पाई जाएगी। तो ये हो जाएगा 3n-5, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी 3n-5 फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। और अगर हम बात करें
नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए, तो उसके लिए कुल वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगी 3n माइनस 3 क्यों, ट्रांजिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3, और -3 रोटेशनल 3, इसमें नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए 3 रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगी, दैट विल बी 3n माइनस 6। नाउ मेजरमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। IR स्पेक्ट्रम को हम किस तरह से मेज़र करते हैं? किसी भी गैस और लिक्विड सब्सटेंस है अगर, तो उसे हम क्या करते हैं, सीजियम आयोडाइड के सेल में लिया जाता है। और अगर हमारा कंपाउंड सॉलिड है तो सॉलिड पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए या तो उसकी पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ में पैलेट बनाते हैं। तो पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ पैलेट कैसे बनेगी? 1 मिलीग्राम पदार्थ को 100 मिलीग्राम KBr के साथ पीसने के बाद लगभग 1-2 सेंटीमीटर मोटी और 1 सेंटीमीटर व्यास की हम एक डिस्क बना देते हैं। तो ये तो हो गई पोटेशियम ब्रोमाइड के साथ इसके पैलेट बनाने की विधि। या फिर हम इसे कैसे ले सकते हैं? इसे हम ले सकते हैं न्यूज़ोल मूल के रूप में भी लिया जा सकता है। न्यूज़ोल मूल में क्या होता है? लगभग 5 मिलीग्राम पदार्थ को 2 बूंद न्यूज़ोल से रगड़ करके और सीजियम आयोडाइड की एक फाइन फिल्म बना ली जाती है, ये कहलाती है न्यूज़ोल मूल के फॉर्म में। KBr जो होता है उसका IR रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन बैंड प्राप्त नहीं होता है। तो जब हम इसकी KBr के साथ पैलेट बनाते हैं किसी भी सॉलिड कंपाउंड की, तो उसका कोई भी एब्जॉर्प्शन बैंड हमें प्राप्त नहीं होगा IR रेंज में, दैट इज़ 4000 सेंटीमीटर इनवर्स टू 666 सेंटीमीटर इनवर्स पे कोई बैंड नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हम न्यूज़ोल मूल के रूप में बनाते हैं तो न्यूज़ोल जो है वो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाले पैराफिनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। इस कारण से इसके द्वारा 3 एब्जॉर्प्शन बैंड दिए जाते हैं IR रीजन में। अब क्या होता है, किस तरह से हमें स्पेक्ट्रा मिलता है? IR स्पेक्ट्रम जो है उसमें ग्राफ प्लॉट होता है इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन और या फिर ट्रांसमिटेंस ले सकते हैं हम, इंटेंसिटी या ट्रांसमिटेंस और वेव नंबर के बीच में ग्राफ प्राप्त होता है। इसमें ग्राफ के आधार पर जो लेते हैं हम लेते हैं वेव नंबर सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में, और वाई एक्सिस पर हम लेते हैं यहाँ पर ट्रांसमिटेंस अथवा इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन लिया जाता है। ये आपको एक IR स्पेक्ट्रा दिखाया गया है पैराजाइलिन का। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है फिंगरप्रिंट रीजन। IR स्पेक्ट्रोस्कोपी का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग 2 या 2 से अधिक यौगिकों के मिश्रण से उन सभी यौगिकों की अलग अलग पहचान करना होता है। इसमें इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से जो नीचे का क्षेत्र है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में 1500 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का जो क्षेत्र है दैट इज़ नोन एज फिंगरप्रिंट रीजन। जिस तरह से 2 इंसानों के फिंगरप्रिंट सेम नहीं होते हैं, उसी तरह से इस रीजन में 2 कंपाउंड्स के, भले ही वो आइसोमर से क्यों ना हो, 2 कंपाउंड्स के एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा में अंतर आता है। फिंगरप्रिंट रेंज में मुख्यतः कोप्लेनरिटी प्रभावित होती है और कोप्लेनरिटी प्रभावित होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी हमें इस रेंज में प्राप्त होती है, इसी क्षेत्र से प्राप्त होती है। यही कारण है कि जो समूह अपने स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस में कोप्लेनरिटी परिवर्तित करते हैं वो इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र के द्वारा 2 ऐसे यौगिकों की भी पहचान की जा सकती है जिनके लिए 1500 सेंटीमीटर इनवर्स वाले क्षेत्र में समान स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। कुछ फंक्शनल ग्रुप जैसे कि CO, CN, C सिंगल बॉन्ड C, इनके स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए जो और के अलावा जो बेंडिंग वाइब्रेशंस होते हैं, उनके बेंडिंग वाइब्रेशंस के लिए भी एब्जॉर्प्शन बैंड इसी क्षेत्र में प्राप्त किए जाते हैं। इस क्षेत्र में
स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस की अपेक्षा बेंडिंग वाइब्रेशंस की संख्या ज़्यादा होती है। तो बेंडिंग एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो फिंगरप्रिंट रीजन में अधिक पाए जाते हैं। फिंगरप्रिंट रीजन को हम 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ 1500 टू 1350 सेंटीमीटर इनवर्स, सेकेंड इज़ 1315 टू 50 टू 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, और तीसरा क्षेत्र है 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से भी नीचे। तो सबसे पहले हम लेते हैं 1500 से 1350 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। वेवलेंथ 1380 सेंटीमीटर इनवर्स और 1365 सेंटीमीटर इनवर्स के आसपास डबलेट अगर प्रेजेंट है इस रीजन में, तो इसका मतलब क्या है कि उस कंपाउंड में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। अगर हमें 2 एब्जॉर्प्शन बैंड मिल रहे हैं 1380 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 1365 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो ये क्या दर्शाएगा कि हमारे यौगिक में टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप प्रेजेंट है। और अगर हमारे यौगिक में नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है तो क्या होगा, एक बैंड मिलेगा हमें 1350 सेंटीमीटर इनवर्स के पास में। तो ये 2 इम्पॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप जो है वो इस रेंज में अपना एब्जॉर्प्शन बैंड शो करते हैं। दूसरा रीजन है 1350 से 1000 सेंटीमीटर इनवर्स का क्षेत्र। इस क्षेत्र में अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, एसिड एनहाइड्राइड सभी इस क्षेत्र में सी सिंगल बॉन्ड ओ स्ट्रेचिंग के कारण एब्जॉर्प्शन बैंड प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि सभी में सी सिंगल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है इन सभी फंक्शनल ग्रुप में, तो CO स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के कारण जो बैंड आएगा यहाँ पर वो आएगा इस रेंज में 1350 से 1000। सबके लिए थोड़ा थोड़ा अलग होगा। जैसे कि एग्जाम्पल लें हम प्राइमरी अल्कोहल, तो प्राइमरी अल्कोहल में 2 बैंड मिलेंगे हमें 1350 से 1260 सेंटीमीटर इनवर्स पर, और दूसरा मिलेगा हमें 1050 सेंटीमीटर इनवर्स पर। किसके कारण होगा इसका, ये क्या दर्शाएगा, अगर इस तरह के 2 बैंड आ रहे हैं तो प्राइमरी अल्कोहल पॉसिबल है कंपाउंड में। इसी तरह से 1150 से अगर 1070 सेंटीमीटर इनवर्स पर कोई बैंड मिले, एब्जॉर्प्शन बैंड मिले, तो किसका कैरेक्टरिस्टिक बैंड है, एस्टर का। ये थोड़े से हमें याद रखनी पड़ेंगी रेंज, और धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते ही ध्यान आ जाएगा कि अल्कोहल के लिए फिंगरप्रिंट रीजन में 2 बैंड मिलेंगे, उसकी वो किस जगह मिलेंगे, वेवलेंथ क्या होगी। इसी तरह से एस्टर के लिए क्या होगी। अब तीसरा जो क्षेत्र है हमारा रीजन बिलो 1000 सेंटीमीटर इनवर्स, 1000 सेंटीमीटर इनवर्स से नीचे का क्षेत्र। इस क्षेत्र में CH डबल बॉन्ड CH के लिए जो बेंडिंग वाइब्रेशन के कारण 700 सेंटीमीटर इनवर्स एवं 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड मिलता है, जो कि सिस और ट्रांस आइसोमर्स को विभाजित करता है। यानी कि एक कंपाउंड का सिस और ट्रांस आइसोमर जो है, इस तरह का अगर उसमें स्ट्रक्चर हो कंपाउंड में, ये जो स्ट्रक्चर है CH डबल बॉन्ड CH अगर स्ट्रक्चर हो, तो अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक बैंड मिल रहे हैं 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर और 970 से 960 सेंटीमीटर इनवर्स पे, तो वो सिस और ट्रांस फॉर्म्स को डिवाइड करता है। इसी तरह से इस क्षेत्र के द्वारा बेंजीन का जो मोनो सब्स्टिट्यूशन है और ऑर्थो, मेटा और पैरा पर डाई सब्स्टिट्यूशन के लिए कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड भी प्राप्त होता है। इसी तरह से 750 से 700 सेंटीमीटर इनवर्स पर एब्जॉर्प्शन बैंड जो है वो बेंजीन का मोनो सब्स्टिट्यूशन दर्शाता है। तो इस तरह से हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक बैंड्स को देख करके IR स्पेक्ट्रा में अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे कंपाउंड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो सकता है। और ये फिंगरप्रिंट रीजन जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सिस, ट्रांस आइसोमर या फिर अल्कोहल, जैसा कि हमने लिया अल्कोहल, एस्टर, लैक्टोन, एसिड एनहाइड्राइड, इनके बैंड्स भी यहाँ पर हम अलग अलग जो है रेंज में प्राप्त होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टर्न पे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से कुछ कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन बैंड मिलते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए। थैंक यू।